हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम। और हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, तीनों अकाउंट पहले ही बनाएंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट सबके फॉर्मेट पहले बना देंगे। फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग 31 मार्च 2020, और ये इसका फॉर्मेट आ गया। अच्छा, आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन करा था तो उसमें छोटा तो नहीं रह गया था फॉर्मेट? एक्स्ट्रा बना था, अब छोटा तो नहीं बना था ना? जब मेरा तो एक्स्ट्रा ही बना था। हाँ, कोई बात नहीं। मेरा एक्यूरेट था। अच्छा, वेरी गुड। तो वो है, छोटा नहीं पढ़ना चाहिए बस। फॉर द मेरा भी ईयर। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी हमारा फोकस पे किस पे होना चाहिए? सही लाने पे आंसर। आप 2 घंटे लगा दो एक क्वेश्चन में, कोई बात नहीं अभी। बट हमारा फोकस होना चाहिए कि एक बार में, पहली बार में आंसर सही आ जाए। उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको पता चलने लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ आती है, फिर खुद ही हाथ भी तेज चलने लग जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया अपना पी एंड एल अकाउंट। और फिर लास्ट में आ गई बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट तो चलो नहीं भी आई ना लास्ट पेज पर, तो हम इसको पीछे वाले पेज पे भी ला सकते हैं। लेकिन पी एंड एल और ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको इसी पेज पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे फिर दूसरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो इसलिए मैंने तो क्या करा है, अगर पेपर में होता ना तो मैं बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे बनाता। कोई दिक्कत थोड़ी है, आप एक्स्ट्रा शीट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज पे बनाओ। लेकिन अभी मेरे को आपको कराना है, तो इसलिए मेरे को बार बार पेज नहीं पलटना पड़े, इसलिए मैंने बैलेंस शीट यहीं बना दी। लेकिन पेपर में मैं क्या करता, अगर मुझे लगता तो मैं बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे बना लेता। बट कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बना लो, कम नहीं पड़े। अब हमने कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़रा आप समझो। क्वेश्चन नंबर 18 है ये 2020 की बुक के अकॉर्डिंग। और टू 20 क्वेश्चन नंबर है 2019 और उससे पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें आपको क्रेडिट बैलेंस अलग दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंस अलग दिए हुए हैं। मैं मानता हूँ जब आपको क्रेडिट बैलेंस अलग और डेबिट बैलेंस अलग दे देते हैं ना, तो ये तो और ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है ये जो क्रेडिट वाले बैलेंसेज है ना, या तो ये क्रेडिट साइड में आएंगे या फिर ये लाइबिलिटी साइड में आएंगे। क्योंकि आपको पता है एसेट में तो आएगी नहीं ना क्रेडिट साइड, या तो ये लाइबिलिटी साइड में आएंगे जो क्रेडिट साइड वाले हैं, या फिर यहाँ आएंगे। क्रेडिट साइड ये होती है। और डेबिट वाले हमें पता है कि या तो यहाँ आएंगे या फिर एसेट में आएंगे। तो आपको पता है भाई ये यहाँ आएंगे, डेबिट वाले जो दे रखे हैं, और यहाँ आ सकते हैं क्रेडिट वाले, यहाँ और यहाँ आ सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई क्रेडिट में ऐसी आइटम हो, मैंने आपको बोला तो है कि यहाँ आए, बट वो क्या पता यहाँ आए लेकिन वो फिर माइनस में आएगी। क्रेडिट में लिखना या डेबिट में माइनस करके लिखना बात एक ही होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको अगर डेबिट और क्रेडिट अलग अलग बैलेंसेस दे रखे होंगे ना, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया होगा हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था क्रेडिट वाली आइटम या तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। तो ठीक है, मैंने आपको ये भी तो बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप यहाँ भी लिख सकते हो। लेकिन हमने क्या कहा था कि बेटर तरीका क्या है कि आप यहाँ पर डेटर्स में से माइनस कर दो। तो ठीक है, मेरी बात मतलब रटना नहीं है इसको। मैं तो एक बड़ी बेसिक सी बात, आप भी मेरे ख्याल समझ रहे होगे, इतने टाइम से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कि अगर कोई क्रेडिट में आइटम लिखी है तो भाई क्रेडिट साइड ये है या ये लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट वाली लाइबिलिटी या कैपिटल। तो इसलिए अगर कोई आइटम ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो यहाँ आ गई, तो वो पक्की बात है माइनस में आई होगी। क्लियर हो रही है चीज़ जो मैं कह रहा हूँ? तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है जिनमें आपको डेबिट और क्रेडिट अलग दे देते हैं। और फिर भी आपको कहूँगा, मेरी बात जो मैंने अभी बोली नहीं समझ आई तो दोबारा पूछो ही मत, कोई बात नहीं। कंफ्यूज हो गए अगर दोबारा पूछोगे तो, पहली बार में समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो भी बहुत बढ़िया। हम एक एक आइटम लेते रहेंगे, आप उसको लिखते रहो। आपको पता है जब भी क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल लिखा है, अब ऊपर क्रेडिट बैलेंस ना भी लिखा होता तो भी आपको पता है कि कैपिटल ने यहीं आना है। तो इसलिए अगर मेरी बात समझ आ गई, मैंने क्या कहा कि यहाँ वाले आएंगे, क्रेडिट आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं भी आई तो आपको पता है कि हमने एक एक आइटम उठानी है और हमें पता होता है कि वो कहाँ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर में देखना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अलग अलग नहीं लिखे। बस 2-3 क्वेश्चन है आपकी बुक में जिसमें डेबिट और क्रेडिट अलग लिखे हैं, तो बाकियों में नहीं लिखे। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को लिख के दे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख के दे तो भी बढ़िया हमको, लेकिन तब भी पता है सारी आइटम कहाँ जाती हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस में लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल आपको पता है कहाँ जाएगा,
बैलेंस शीट में इस तरफ, तो हम लिख देंगे कैपिटल, और इसका बैलेंस किधर लिख देंगे, अंदर 3,60,000। क्यों लिखते हैं अंदर, अभी टीना को पता चल जाएगा, क्योंकि टीना ने लास्ट क्लास में ली थी, लेकिन अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम टीना क्या कर रहे हैं, मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। हम ना ऐसे नहीं करेंगे कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, फिर P&L बनाएं, फिर बैलेंस शीट। ऐसे करेंगे टाइम वेस्ट होगा, पेपर में टाइम ज़्यादा लगेगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। हम क्या करेंगे, जो जो आइटम दे रखी है ना, जहाँ जहाँ वो आनी है पहले उसको सबको उतार लेंगे, कैपिटल से लेके लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक जो है 143, सारे आइटम जहाँ जहाँ आनी है पहले वो उतारेंगे, और फिर बाद में उसकी टोटलिंग वगैरह, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, तब उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने कैपिटल था वो हमने लिख लिया। अगला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी कहाँ आता है, यहाँ आता है, लेकिन हम यहाँ 2-3 की जगह छोड़ देंगे। 1 2 3 तीन जगह आपने पेपर में छोड़ देनी है, फिर यहाँ लिख देना क्रेडिटर्स। कुछ क्रेडिटर्स मार्क्स होने क्रेडिटर्स कटे। कितने, 87,200। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं युवराज। सर अगर जगह छोड़ दिया हमने, हाँ जी, मैम कुछ कहेगी तो? नहीं नहीं कोई कुछ नहीं। वैसे तो आपको पता है 2 चीज़ें तो यहाँ आएंगी अभी, ड्राइंग भी आएगी, नेट प्रॉफिट भी आएगा, तो 2 तो आएंगी आएंगी। फिर भी क्या पता कभी कभार ऐसे भी हो जाता है एक आधी और भी आ जाए, तो कोई बात नहीं, आप एक जगह एक्स्ट्रा ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स के बाद क्या है, क्रेडिटर्स के बाद क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी यहीं आएगा, 25,270 रुपये, 25,270 रुपये। उसके बाद अगला क्या है, अगला है सेल्स। सेल्स आपको पता है किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स। अब सेल्स लिखने से पहले आपका क्या क्या होना चाहिए कि कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं है, एक बार नज़र मार लो। तो एक बार नज़र मारने पे हमें सेल्स रिटर्न कहीं नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे, सेल को सीधा बाहर लिख देंगे। सेल्स रिटर्न होता तो हम सेल्स को यहाँ लिखते, फिर सेल्स रिटर्न जब आता तो यहाँ माइनस कर देते, बट हमने एक बार नज़र मार ली, सेल्स रिटर्न कहीं पे है नहीं, तो सीधा सेल्स लिखेंगे 7,81,820, 820 रुपये। ठीक है जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है बेड डेट रिकवर्ड। तो बेड डेट रिकवर्ड बताओगे कहाँ जाएगा, कोई बताएगा बेड डेट रिकवर्ड कहाँ जाएगा। सब बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड, यही कहना चाह रहे हैं युवराज, अंश और टीना भी, या आप लोगों के हिसाब से बेड डेट रिकवर्ड कहीं और जाएगा, या मैं एसेट में लिख दूं बेड डेट नहीं आएगा। बेड डेट रिकवर्ड आप लोगों के हिसाब से एसेट साइड में आएगा। अच्छा, अभी हर्ष ने सबसे पहले बोला है कि बेड डेट रिकवर्ड एसेट साइड में आएगा। अब मैं लास्ट क्लास याद दिलाता हूँ हर्ष को, और हर्ष आप लोग याद करना कि सर हर्ष, ऊपर ले। तो आप लोग याद दिलाना कि हर्ष ने ऐसा बोला था, या हर्ष को क्या पता खुद भी याद आ जाए तो बताना। मैंने ना एक क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो मैंने उसमें बोला था बेड डेट, तो ना बेड डेट पे क्या हुआ था, हर्ष ने कहा था क्रेडिट साइड में आएगा सर P&L की, तो मैंने कहा बेड डेट क्रेडिट साइड में क्यों आएगा, तो हर्ष ने कहा नहीं नहीं सर, मुझे लगा ये बेड डेट रिकवर्ड है, इसलिए मैंने बोल दिया क्रेडिट साइड। ये बेड डेट है तो इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। क्या बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, और अंश ने जवाब दे भी दिया है मेरे बोलने से पहले कि बेड डेट रिकवर्ड P&L अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। बेड डेट रिकवर्ड हमारा प्रॉफिट होता है, ना कि हमारी एसेट होती है। जब हमें कोई बंदा पैसे देता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, आप लोग एंट्री भी भूल गए हो, ज़रा जर्नल एंट्री बनाओ। जब हमें कोई बंदा पैसे देता है, जो हमारे पुराने पहले बेड डेट हो गए होते हैं, वो कई सालों बाद हमें पैसे देता है, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। तो बेड डेट रिकवर्ड को तो आप क्रेडिट करते हो, क्रेडिट वाली चीज़ एसेट कैसे हो सकती है, क्रेडिट वाली चीज़ एसेट कैसे हो सकती है। और दूसरी बात, अभी ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने इतनी देर समझाया कि भाई क्रेडिट वाली आइटम लिखी है ना, तो क्रेडिट वाली या तो यहाँ आएगी, या यहाँ आएगी, या लाइबिलिटी साइड में आएगी, तो फिर आप उसको एसेट में कैसे बोल रहे हो। मैंने इतने सारे तरीकों से, मैंने 3 तरीकों से बता दिया कि बेड डेट रिकवर्ड एसेट क्यों नहीं है। मैं फिर से वो सारे तरीके बताता हूँ। पहला कि वो क्रेडिट बैलेंस में लिखा है, आप ध्यान से देखो, बेड डेट रिकवर क्रेडिट बैलेंस में लिखा है, तो क्रेडिट बैलेंस या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो इसलिए पक्की बात है एसेट में तो आएगा नहीं। दूसरी बात, बेड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती थी, याद करो, एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। तो बेड डेट रिकवर्ड को हम क्रेडिट क्यों करते थे, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट होता था, तो इसलिए बेड डेट रिकवर जब क्रेडिट हुआ है आपके माइंड में भी, तो आपने उसको एसेट में कैसे बोल दिया। और दूसरी बात, बेड डेट सर रिकवर क्या होता है, एंट्री गलत सोच प्रॉफिट ली होता थी, है। एंट्री तो गलत बेड डेट सोची थी। रिकवर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट तो यहाँ आते हैं। मेरे ख्याल मैंने बहुत सारे तरीकों से बता दिया, और अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कभी भूलोगे बेड सर डेट रिकवर क्लियर को। है। ठीक है, तो बेड डेट रिकवर आएगा यहाँ पर
एक लाइन छोड़ के। एक लाइन क्यों छोड़ते हैं वो आप लोगों को पता है कि ऊपर से कुछ आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड 1750 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है लोन। अब ये लोन दोनों हो सकते हैं, या तो दिया होगा या लिया होगा। आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, ये लोन हमने दिया है या लिया है? ये हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? बताएं ज़रा, एसेट है या लायबिलिटी है ये? एसेट है। टीना कह रही है कि सर हमने ये लोन लिया है, तो टीना के हिसाब से तो ये लायबिलिटी सर हुई। लाइबिलिटी है, सर मेरे युवराज, साथ लाइबिलिटी। युवराज अभी भी क्यों है ना, उससे ट्रैफिक से निकला नहीं बाहर, अभी भी वो जल्दी जल्दी में क्लास ले रहा है वो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोन क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो या तो यहाँ आएगा, नहीं या सर, तो आ गया यहाँ समझ। आएगा, या यहाँ आएगा। एसेट में तो आएगा ही नहीं, ठीक है युवराज? यस सर, ठीक है, समझ थोड़ा गया। फोकस करो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप जैसे बाहर से आए हो ना, थोड़ा सा आपका अभी कंसंट्रेट कर नहीं पा रहे। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लोन हमने दिया है, लिया है ये, तभी तो क्रेडिट साइड में लिखा है कि इसका मतलब हमने पे करना है, हमारी लायबिलिटी है ये। फिर भी आप देखो, एक और चीज़ बता दूं, अभी तो इसमें डेबिट और क्रेडिट लिखे हुए हैं, तो इससे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा दिया कि सर क्रेडिट में लिखा हुआ है लोन, तो इसलिए यहाँ आएगा, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। लेकिन क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डेबिट और क्रेडिट हो ना। जैसे एक और ये देख लो क्वेश्चन, जैसे ये वाला है, इसमें डेबिट और क्रेडिट तो कहीं नहीं दे रखे, यहाँ तो शुरू हो गया वो और यहाँ तक है, इसमें ये नहीं है कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो उसने आइटम्स लिख दी। तो अगर ऐसे में लोन लिखा आ जाए कहीं पर, तो उसको क्या मानोगे फिर? अगर यहाँ तो क्रेडिट लिखा था इसलिए आप लोगों को पता चल गया, अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें लिखा ना हो कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो ऐसे में याद रखना हम उसको लायबिलिटी ही मानेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से सुन लो, अगर लोन, जैसे मैंने आपको क्या कहा है, रेंट लिखा हो, तो हम उसके आगे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, या ये नहीं बताया कि वो डेबिट का है या क्रेडिट का है, ना रिसीव्ड लिखा है ना पेड लिखा है, लिखा रेंट लिखा है, तो हम क्या मानते हैं उसको? एक्सपेंस मानते हैं कि हमने पे करा होगा। ऐसे ही लोन का याद रखना, अगर लोन लिखा होगा और हमें कुछ नहीं लिखा कि वो डेबिट है क्रेडिट है क्या है कहाँ है, तो हम उस हिसाब से उसको क्या मानते हैं, ज्यूम करते हैं कि ये हमने लोन लिया ही होगा और ये हमारी लायबिलिटी है। हाँ, अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं जो आगे बोल रहा हूँ, अगर लिखा हो लोन एंड एडवांसेस, सुन लो ध्यान से, कहीं पर आपको नोट करना है तो कर लो। अगर सिर्फ लिखा है लोन, तो आप एक बार ना नोट कर लो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ लिखा है लोन और आगे कुछ नहीं लिखा, और जैसे इसमें तो क्रेडिट लिख दिया था, या ब्रैकेट में, कईयों में आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिट, तो उससे तो आपको पता चल गया भाई वो क्रेडिट है, मतलब लायबिलिटी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है लोन और आपको कोई हिंट या कुछ नहीं बताया हुआ कि वो क्या है, तो लिख लो आप वी विल एज्यूम इट एज लाइबिलिटी। अगर सिर्फ लोन लिखा है एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम मानेंगे लाइबिलिटी। और दूसरा बता रहा हूँ, अगर लिखा हो लोन एंड एडवांसेस और उसके आगे भी कुछ नहीं लिखा कि डेबिट है क्रेडिट है, ना ऊपर लिखा है वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसको क्या एज्यूम करेंगे? इट विल एज्यूम एज एसेट। लोन एंड एडवांसेस का मतलब हो गया कि हमने किसी को दिया हुआ है लोन। एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तो हम अगर किसी को एडवांस देते हैं तो वो हमारी एसेट होता है। तो अगर वर्ड लिख दिया लोन एंड एडवांसेस, तो उसको एसेट मानेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बता रहा हमें। और अगर लिखा है लोन, तो उसको हम लाइबिलिटी मानेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये उस केस में अगर साइलेंट है तो। जैसे इस क्वेश्चन में लोन लिखा था तो वो साइलेंट नहीं है, लोन के 5-6 लाइन ऊपर लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंसेस, तो यहाँ पर तो साफ साफ बता रहा है कि ये वाला लोन क्रेडिट बैलेंस वाला है, दैट मीन्स वो तो लाइबिलिटी है, ये क्वेश्चन बता रहा है। लेकिन मैंने जो आपको बताई है ये कौन सी चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से इस क्वेश्चन में। अब हमने लोन कर दिया, लोन के बाद क्रेडिट बैलेंसेस खत्म हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऐसा ध्यान ही नहीं देना। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटर्स। अब आपको पता है डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट होती है, तो डेटर्स आएंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ डेटर्स, और मैंने देख लिया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है इसमें, क्योंकि होता तो वो क्रेडिट में ही लिखा होता, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, तो इसलिए हम डेटर्स को सीधा कहाँ लिख देंगे, बाहर 38,850। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे, डेटर्स के बाद लिखा है सैलरीज। सैलरी हमारा होता है एक्सपेंस। अब देखना, अब जो आइटम्स आएंगी ना वो या तो यहाँ आएंगी या यहाँ आएंगी, ठीक है, क्योंकि अब डेबिट बैलेंस शुरू हो गए, तो डेबिट ये वाली साइड होती है, ये वाली लिखते हैं ना, या ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट,
तो या तो यहाँ आएंगे वो आइटम या एसेट में आएंगी, ठीक है जी, या फिर इधर आएगी तो माइनस में आएगी, इधर आएगी तो माइनस में आएगी, ठीक है ना, वैसे वरना वो प्लस में आएगी, तो ये या फिर एसेट साइड में। तो सैलरीज आ गई, तो सैलरीज लिखेंगे यहाँ पर, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें अभी तो नहीं पता कि हमारा जो है ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो यहाँ लिखेंगे, ग्रॉस लॉस आएगा तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक एक लाइन ऊपर की हम छोड़ देते हैं। टू सैलरीज आया है 40,000, टू सैलरीज कितना है 40,000, तो 40,000 हमने लिख दिया। अगला है डिस्काउंट, अब नहीं लिखा रिसीव्ड है या अलाउड है, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया डेबिट बैलेंस का है ये, तो इसका मतलब हमने इस तरफ ही लिखना है। ऐसे डिस्काउंट का भी याद रखना, अगर डिस्काउंट लिखा है और क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे यहाँ तो बता रहा है डेबिट का है, अगर नहीं बताएगा तो भी हम अलाउड ही मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे उसको, मतलब लॉस मानेंगे, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि रिसीव है। तो लेकिन इसमें तो ऊपर डेबिट लिख दिया है, तो डिस्काउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद डेबिट बैलेंस कंटिन्यू कर रहा है वो पोस्टेज, तो पोस्टेज भी यहीं आएगा, ठीक है जी। कौन से खर्चे ऊपर आएंगे वो आप लोगों को पता है, बड़े लिमिटेड से होते हैं। तो 2730, उसके बाद पोस्टेज के बाद है बेड डेट्स, तो बेड डेट्स भी यहीं आएगा, टू बेड डेट्स। किसी को कोई डाउट हो बीच में मुझको रोक के पूछ सकता है। बेड डेट्स 2870, बेड डेट्स के बाद क्या है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट हमने पे करा है क्योंकि ये डेबिट साइड में लिखा है, बट हम तो यहाँ टू इंटरेस्ट लिख देंगे और उसका अमाउंट लिख देंगे 12,950, 12,950। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट के बाद लिखा है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी हमने यहाँ पे करा होगा, तो टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कितनी पे करी है हमने 4170, तो ये आ गया 4170। उसके बाद आ गया मशीनरी, मशीनरी आ गई 1,00,000 रुपीज़, तो मशीनरी हम लिखेंगे इधर, तो आ गई मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी हमारी कितनी है, मशीनरी है 1,00,000 रुपीज़, तो ये लिख देंगे 1,00,000 रुपए। मशीनरी के बाद क्या है स्टॉक है ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक है तो कहाँ लिखूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा, डेबिट साइड में यहाँ या तो यहाँ, तो यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया, कितना है ओपनिंग स्टॉक 99,450, तो यहाँ लिख देंगे 99,450, 99,450 लिख दिया। उसके बाद क्या है परचेजेस, तो परचेजेस आएगी यहाँ, एक बार नज़र मारेंगे क्या परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं है पक्की बात, क्योंकि होती तो वो क्रेडिट में आती, परचेज रिटर्न क्या होती है क्रेडिट बैलेंस होता है परचेज रिटर्न का, तो वो तो हम कर चुके हैं तो वहाँ आई नहीं थी, तो इसलिए हम परचेजेस को लिख देंगे सीधा 6,20,920, 6,20,920। उसके बाद अगला है वेजेस, तो वेजेस आपको पता है एक डायरेक्ट एक्सपेंस होएगा, तो यहाँ आता है टू वेजेस, टू वेजेस, वेजेस कितना है क्वेश्चन में, वेजेस क्वेश्चन में रखें 43,000, 43,000, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको पता है कहाँ आता है, इधर आता है, ये हो गया बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग में कितने की है 2,37,800, 2,37,800। उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 1750 सेलिंग एक्सपेंस के बाद है फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं और ये एक एसेट होती है कि हम जो फिक्सचर एंड फिटिंग्स करवाते हैं अपने ऑफिस में तो वो इसमें आती हैं, तो ये एक एसेट होती हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये है 1,61,550, 1,61,550। उसके बाद एक चीज़ लास्ट बची है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है तो यहाँ क्लोजिंग वर्ड यूज़ नहीं करते, सीधा स्टॉक लिख देते हैं जो कि है 1,43,000, 1,43,000। और एक जगह ही और आएगा कहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की, तो यहाँ लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग क्योंकि यहाँ ओपनिंग लिखा है तो क्लोजिंग भी वर्ड लिखेंगे। उसका ये कितना है 1,43,000। अब जाके हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया।
पहला स्टेप क्या था, जितनी भी आइटम्स थी वो कहीं ना कहीं ज़रूर आनी थी और हमने उनको लिख दिया है, सारी आइटम्स कहीं ना कहीं आनी थी और लिख दिया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारा है कि अब हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को ख़त्म, बंद करेंगे और वहाँ से निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो मुझे आइटम देखने में लग रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, दैट मीन्स ये वाली साइड बड़ी लग रही है। तो इसका टोटल कर लेते हैं पहले 820, 3 और 1 4, 4 और 8 12, एक 9,24,820 रुपये। अब 9,24,820 रुपये को यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा था टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, आज मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूँ। वही मैंने बोला है, आपके देखना स्कूल में क्या लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग लिखना। अब मैं इसको कर रहा हूँ 0, 5 और 2 7 और 5 12, 1 और 4 5 और 9 14 और 4 18, 1 और 9 10 और 3 13 और 1 14, 1 और 9 10 और 6 16 और 6 22 और 2 और 6 8 और 1 9, 1,61,450। ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ लिख देंगे। तो लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 1,61,450। और अब हम देखेंगे इसमें कौन सी साइड बड़ी लग रही है। तो ये साइड साफ साफ दिख रहा है कि बड़ी है, मतलब कि हमारा नेट प्रॉफिट आने वाला है, ना कि नेट लॉस। और अब हमारा तीसरा स्टेप आ गया पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट को निकालना। तो ये वाली साइड का टोटल करेंगे, 1 और 5 और 7 12, 1 और 1 2 और 1 3 और 1,63,200, 1,63,200, 1,63,200 में से अब ये सारे माइनस करते हैं। तो क्या साइड में लिख दूं पहले सारे, या यहीं से करके बता दोगे? 0 0 0, फिर आ गया 3 और 7 10 और 5 15 और 7 22 और 5 27 और 3 27 और 3 कितने हो गए अपने, 27 और 3 30, 3 आ गया, 3 और 7 10 और 8 18 और 9 27, 27 और 1 28 और 7 35, 35 में 7 ऐड करते हैं 42 हो गया, और 42 का 4 ऊपर चला गया, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 8 23, 2 चला गया ऊपर, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8, 8 और नीचे 16 है तो 8 और 8 16, 88,730। ये हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और इसमें देखो ड्राइंग है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हमने तो एक्स्ट्रा जगह छोड़ी थी, कम नहीं छोड़ी हुई थी, कोई बात नहीं, ड्राइंग होती तो वो भी माइनस कर देते। तो नेट प्रॉफिट आ गया 88,730। अब इसको प्लस कर लो तो ये आ गया 730, 730 हो गया, और ये हो गया 8, फिर हो गया 8 और 6 14 1, ठीक है जी, 4,48,730। और बैलेंस शीट भी यहीं बन गई, देखो मेरे को अगले पेज पे जाना ही नहीं पड़ा, ठीक है जी। तो अब करते हैं टोटल, तो ये हो गया 0, 3 और 7 10, 1 और 7 8 और 2 10 और 2 12 और 1 और 8 9 और 7 16 और 5 21, फिर आ गया 2 और 4 6 और 8 14 और 2 16 और 2 18 और 1 और 4 5 और 1 6, ये हो गया 6,81,200। अब देखते हैं एक साइड का आ रहा है 6,81,200, क्या दूसरी साइड का भी ये आ रहा है? अगर आ जाए तो हमारी बात बन जाए। ज़रा देखते हैं। 0, अब आ गया 5 और 5 10, 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 का 2 आ गया, 2 और 8 10 और 7 17 और 1 18 और 3 21, और 21 के फिर 2 चला गया, 2 और 3 5 और 3 8 और 6 14 और 4 18 और 1 आ गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 5 और 1 6, 6,81,200 एसेट साइड का भी टोटल आ गया और लायबिलिटी साइड का भी। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हमने
सही कर दिया है। तो बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को भी जिन्होंने क्वेश्चन करा था जो मैंने होमवर्क में दिया था, और उनका पहली बार में मैच हो गया होगा। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमें आ गया ये क्वेश्चन, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गए हैं। और देखो, कोशिश करना है आपने भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से करके आना है। कहीं कोई कटिंग नहीं हुई है, कहीं कोई अमाउंट का कोई वैसे काट के ऊपर नहीं लिखा, कुछ ऐसा नहीं करा। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसी तरीके से कर कर आना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो पहले पूछ लो आप।